Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. Multani Pachmina, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी ममता बनर्जी की पार्टी में विद्रोह हो गया है। आज टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपना नया गुट बनाएंगे और अब लोकसभा में एनडीए को अपना समर्थन देंगे। और यह सब कुछ तब हो रहा था जब खुद ममता बनर्जी दिल्ली में ही मौजूद थी। आज ईरान युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ईरान की सड़कों पर इस युद्ध में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और ईरान के लोग अब इन हमलों का ही जश्न मना रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के पहले 10 दिनों में ही यह दावा कर दिया था कि अब ईरान में नष्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमने ईरान को इस युद्ध में भी हरा दिया है और एक प्रकार से नष्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि 100 दिन के बाद भी ये युद्ध खत्म होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर आपके लिए ये है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में ही अब भारतीय क्रिकेट टीम में खेलेंगे। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जब वैभव टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे तब उनके माता पिता भी उनके साथ इस दौरे पर उनके साथ रहेंगे और वैभव के माता पिता का पूरा खर्चा बीसीसीआई देगा। इसका कारण यह है कि वैभव अभी नाबालिग हैं और इसलिए उनके माता पिता का उनके साथ जाना जरूरी है। आज हम ये डिकोड करेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी को एक खतरनाक बल्लेबाज की तरह देखते हैं, लेकिन इस खतरनाक बल्लेबाज के पीछे एक 15 साल का मासूम बच्चा भी है जिसे मैदान पर कोच चाहिए, लेकिन मैदान के बाहर अपने माता पिता का प्यार और देखभाल भी चाहिए। लेकिन आज की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर फिलीपींस से आई है, जहां आज सुबह 5 बजे 7.8 की तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। ये फिलीपींस में पिछले 12 वर्षों का सबसे जबरदस्त भूकंप है। अभी तक इसमें 32 लोगों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले आपको फिलीपींस के एक स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बच्चों की असेंबली होने वाली थी और तभी यह भूकंप आ गया और उसके बाद जमीन जोर जोर से कांपने लगी, जिससे वहां मौजूद बच्चे बुरी तरह से डर गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं रह पाया। आप वहां मौजूद टीचर्स को देखिए जो इस खतरे के बीच बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रही हैं और तभी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर गया। यानी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इस स्कूल की असेंबली अफरा तफरी और डर के माहौल में बदल गई। Bantay mo, anak. Bantay mo, di ate. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. आज फिलीपींस में भूकंप के 9 बड़े झटके आए और कम से कम 200 आफ्टर शॉक्स आए और इसकी वजह से वहां पर कई इमारतें नष्ट हो गईं और काफी नुकसान हुआ है। अब एक और तस्वीर देखिए जिसमें भूकंप शुरू होते ही कुछ ही सेकंड्स में एक इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई।
boy. Atras, atras. अब आपको इस भूकंप की वजह बताते हैं। फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इलाके में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पृथ्वी की कई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और इसी वजह से इस इलाके में अक्सर बड़े बड़े भूकंप आते हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि ईरान और इजराइल युद्ध को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध खत्म होने की बजाय ये अब फिर से बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध के शुरू होने के 10 दिनों के अंदर ही आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया था कि ईरान में अब नष्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक अब तक ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था, लेकिन ईरान सरेंडर करने की बजाय इजराइल पर नए हमले कर रहा है और ईरान के लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। सबसे पहले आप ईरान की सड़कों पर जश्न की नई तस्वीरें देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले आई हैं आज, और फिर आपको समझ में आएगा कि ईरान में 100 दिन के बाद भी आज क्या माहौल है। مرگ بر آمریکا सात जून को ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला किया और इस हमले के बाद ईरान के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर एक विजय जुलूस निकालकर इसका जश्न मनाया। इस दौरान लोगों के हाथों में ईरान का झंडा और नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी की तस्वीरें थीं और इन तस्वीरों के जरिए ईरान पूरी दुनिया को यही संदेश देना चाहता है कि इस युद्ध में 100 दिनों के बाद भी न तो ईरान हारा है और न ही उसके हौसले कमज़ोर पड़े हैं। अब ईरान की सड़कों पर युद्ध के 100 दिनों के बाद भी क्या चल रहा है, आप देखिए। तो आसमान में आप देखेंगे मिसाइल्स चल रही हैं और नीचे सड़क पर ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं। 100 दिन के बाद भी ये युद्ध थमने की बजाय अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले में इजराइल के एक एयरबेस को नुकसान पहुंचा है और इजराइल इसी एयरबेस से लेबनान पर हमले करता है। अब इजराइल पर ईरान के ये नए हमले देखिए।
इसके बाद आपको दिखाते हैं इजराइल के जेरिको शहर पर ईरान के हमलों की तस्वीर। इसमें ईरान की एक मिसाइल का आधा हिस्सा जमीन में आपको धंसा हुआ दिखाई देगा और लोग उसके आसपास जाकर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ईरान के इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के लगभग 12 फाइटर जेट्स ने आज ईरान पर बड़ा हमला किया और इस हमले में ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में मिलिट्री बेसिस पर हमले किए गए। इजराइल ने ईरान के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला किया है और अब आप वो तस्वीरें देखिए। پتروشیمی صبح روز دوشنبه حمله اسرائیل به پتروشیمی ماشهد. अब इस युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसकी वजह से अब तक पूरी दुनिया को 96 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया की जीडीपी को लगभग 335 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इस युद्ध की वजह से तेल की कीमतें लगभग 40% तक बढ़ चुकी हैं। इसकी वजह से 100 से ज्यादा देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक नहीं बल्कि कई बार बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और इससे आर्थिक मंदी का खतरा भी पूरी दुनिया में इस समय मंडरा रहा है। हॉर्मुज के रास्ते में आज एक समुद्री जहाज में आग लग गई। इस पर 24 भारतीय नागरिक भी सवार थे जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है और इस जहाज पर अफ्रीका के एक देश मेडागास्कर का झंडा लगा हुआ है और ओमान के तट के पास यह दुर्घटना हुई है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जैसा भी हमने आपको बताया कि इजराइल और ईरान के बीच अब एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इनके बीच भारत सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी की है। दोनों देशों में रहने वाले भारत के नागरिकों को तुरंत स्वदेश लौटने को कहा गया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों से इस समय इजराइल और ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा जो लोग इजराइल और ईरान में रह रहे हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो सावधानी बरतें। इस समय ईरान युद्ध का एक अपडेट यह है कि ईरान और इजराइल दोनों देशों ने अब अपने हमले रोक दिए हैं। हमलों की तस्वीरें तो अभी हमने आपको दिखाई, लेकिन अब दोनों की तरफ से ही ये हमले रुक गए हैं। अब आपको लाते हैं वापस भारत में और भारत में आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाद अब लोकसभा में भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उनसे छिन जाएगी। वहां पर भी उनके खिलाफ विद्रोह हो गया है। लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनडीए को समर्थन देंगे। सिर्फ 6 दिनों में ममता बनर्जी के खिलाफ ये दूसरा विद्रोह है। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अब लोकसभा में भी
बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। टीएमसी के इन बागी सांसदों ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें एक अलग गुट के रूप में मान्यता दी जाए। हालांकि इस समय ओम बिरला दिल्ली से बाहर हैं। टीएमसी के इस बागी गुट ने काकोली घोष को अपना नेता चुना है, जबकि इस समय अभिषेक बनर्जी लोकसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता हैं। अगर ओम बिरला यानी लोकसभा स्पीकर इस बागी गुट को मान्यता दे देते हैं तो अभिषेक बनर्जी की जगह काकोली घोष टीएमसी के संसदीय दल की नेता बन जाएंगी। हालांकि इसके लिए बागी सांसदों के गुट को लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों का 2/3 यानी कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, जो उनके पास है, क्योंकि अभी उनके पास 19 सांसदों के आंकड़े से एक ज्यादा यानी 20 एमपीज के समर्थन का वो दावा कर रहे हैं। तो इन्हें अब इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे जो सांसद हैं ये सांसद बने रह सकते हैं, इस्तीफे की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इनके पास 2/3 संख्या है और अब ये एक अलग गुट के रूप में मान्यता ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज जब ममता बनर्जी दिल्ली में 25 विपक्षी दलों के साथ इंडी गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए बैठक कर रही थी, उसी समय टीएमसी के ये बागी सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के लिए, ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपनी अलग मीटिंग कर रहे थे। और इस मीटिंग में जो इंडी गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें ममता बनर्जी काफी मायूस दिख रही थी। अगर आप तस्वीर देखेंगे ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी काफी मायूस इस बैठक में दिखी। तो 2 बैठक एक साथ देखिए, दोनों बैठक दिल्ली में। इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी की बगल में बैठी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर उदासी है। आप खुद देखिए कितनी उदास दिख रही हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के बागी सांसदों की बैठक चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी की शक्ल आज बता रही है, उनका चेहरा आज बता रहा है कि वो कितनी निराश हैं और कितनी उदास हैं। और उनका ध्यान असल में इंडी गठबंधन की बैठक में शायद ना हो, बल्कि उनका पूरा ध्यान ये लगा हुआ होगा कि दूसरी बैठक में उनके खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है उनकी अपनी पार्टी में, वहां पर क्या चल रहा है। आज टीएमसी की एक और सांसद महुआ मोइत्रा ने यह इशारा किया है कि पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी उन बागी सांसदों में हो सकते हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने आज कहा कि पार्टी में तानाशाही के खिलाफ आवाज उठ रही है और इस समय सारे बागी सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। आज टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा आज सुबह ही राज्यसभा के चेयरमैन को सौंप दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अपना इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म करने के लिए बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है और जनता के इसी फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। ऋतव्रत बनर्जी और सुखेंदु शेखर रॉय के बयान अब आप सुनिए। 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है। बंगाल की इतिहास में पहली दफे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, तो 9 सीट से अभी 208 और कुछ दिन बाद 210 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? आम आदमी का पूरा समर्थन 97%, 98% ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ पोलिंग में। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। इसका क्या कारण थी? जनता इतना खपा क्यों हो गए?
इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। तो अभी तक काकोली घोष लोकसभा में टीएमसी की मुख्य सचेतक यानी चीफ विप थी, लेकिन पिछले महीने ही ममता बनर्जी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ है, आप देखिए, ममता बनर्जी ने उन्हें हटाकर कल्याण बनर्जी को चीफ विप बना दिया था। अब काकोली घोष का यह दावा है कि इस बदलाव की जानकारी लोकसभा के सचिवालय को नहीं दी गई, इसलिए संसदीय नियमों के अनुसार इस समय भी वही लोकसभा में टीएमसी की चीफ विप बनी हुई है। चीफ विप किसी भी राजनीतिक दल का वो सांसद होता है जो संसद में पार्टी के सांसदों को एकजुट रखता है और पार्टी लाइन का पालन सारे सांसद करें, इस बात को सुनिश्चित करता है। काकोली घोष ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने का अब अनुरोध किया है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. तो अब आप देखिए कि ममता बनर्जी जो इतनी शक्तिशाली नेता एक ज़माने में मानी जाती थी, विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी के बाद नंबर 2 पर ममता बनर्जी ही आती थी और अपने मन में तो वो यही सोचती थी कि असल में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए विपक्ष की तरफ से। लेकिन आज कितनी निराश वो दिखाई दे रही है। पहले विधानसभा में उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत की और अब लोकसभा में उनके सांसद उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। आज इस मौके पर मैं आपको ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की कल हुई एक मीटिंग की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर आप जब देखेंगे, कल ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी और यहां पर आप केजरीवाल और ममता बनर्जी के बैठने का जब अंदाज देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो असल में कैसी है। इस समय आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं, और फिर आप ममता बनर्जी को देखिए और यहीं से आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही होगी और ममता बनर्जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज इस समय कैसी है। कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा से केजरीवाल के 6 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसलिए केजरीवाल भी बड़े परेशान हैं और इन 6 दिनों में ही ममता बनर्जी की पार्टी में भी 2 बार विद्रोह हो चुका है। अब ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर यह है कि टीएमसी के विवादित नेता जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ममता बनर्जी की सरकार में जहांगीर खान पुष्पा के नाम से बड़े लोकप्रिय थे और जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी माना जाता था। पिछले कई दिनों से जहांगीर खान फरार था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जहांगीर खान को भारत और नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया। आप जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीर देखिए। जहांगीर खान पर कई तरह के आरोप हैं, जबरन वसूली, चुनाव के दौरान हिंसा, ईवीएम से छेड़छाड़ और यह भी उनके ऊपर आरोप है कि वो वोटर्स को धमका रहे थे। गिरफ्तारी के बाद जहांगीर खान को कोलकाता लाया गया है, जहां उसे अदालत में पेश किया जाएगा। जहांगीर खान कोलकाता के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और इस बार भी चुनाव के दौरान उस पर स्थानीय लोगों को, वोटर्स को धमकाने और डराने के आरोप लगे थे। बाद में चुनाव आयोग ने इस चुनाव को रद्द कर दिया था। जहांगीर खान ने फलता विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वोटिंग से 48 घंटे पहले उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी और फिर इस सीट से बीजेपी जीत भी गई। आज जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद
फलता में वहां के लोगों ने उसके दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की और उनका आरोप है कि जहांगीर खान ने अपने दफ्तर में लोगों के लिए आई राहत सामग्री को छिपा कर रखा हुआ है। ছিল মিথ্যা মামলা যাদের উপরে দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত রাগের বহিঃপ্রকাশ একেবারে জাহাঙ্গীর খান গ্রেপ্তারের পরে তার দলীয় কার্যালয় যেমন জনরোষ আছে। जहांगीर खान एक ज़माने में कहा करता था कि वो पुष्पा की तरह है। पुष्पा फिल्म का डायलॉग बोलता था और कहता था कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। लेकिन अब आप सोचिए कि वक्त जब बदलता है तो बड़ों बड़ों को झुका देता है। और बदलाव की जब हम बात कर रहे हैं, कई बदलाव बड़े सुखद भी होते हैं, कई बदलाव बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए आपको क्रिकेट में आए एक बड़े सुखद बदलाव के बारे में बताते हैं। प्रतिभा परिवर्तन लाती है और नया इतिहास भी बनाती है। और टीम इंडिया के प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी भी इसी तरह अब एक नया इतिहास बना रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले अब सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और 6 जून को जैसे ही भारत की क्रिकेट टीम में उनके सिलेक्शन की खबर आई तो बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर गांव में उनके मोहल्ले में मिठाई बांटी गई और आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर जश्न मनाया। तो सबसे पहले हम आपको वैभव सूर्यवंशी के गांव में लेकर चलते हैं, उनके मोहल्ले में लेकर चलते हैं और देखिए कि जैसे ही खबर आई तो उनके आसपास जो लोग थे, पड़ोसी जो उनके थे, वो कैसे जश्न मना रहे हैं। एक दूसरे को खिलाएंगे ना, दूसरे खिलाएंगे। तो देखिए, बिहार के समस्तीपुर में एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का आज भारतीय क्रिकेट टीम में खेलेगा। इतना बड़ा स्टार वो बन गया है। वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन टीम इंडिया में सिर्फ 15 वर्ष और 71 दिन की उम्र में हुआ है। 15 साल 71 दिन उनकी उम्र है। इससे पहले वर्ष 1989 में जब सचिन तेंदुलकर का सिलेक्शन हुआ था टीम इंडिया में, तब उनकी उम्र थी 16 वर्ष 194 दिन। और इस मामले में वैभव सूर्यवंशी ने सचिन का ये 36 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 15 साल की उम्र में अब वो भारत की क्रिकेट टीम में खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में और अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 16 वर्ष 238 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अगर वैभव सूर्यवंशी इसी महीने टीम इंडिया में खेलते हैं तो वो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। भारत की टीम इसी महीने की 26 और 28 तारीख को आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैच खेलेगी और इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी। और वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन इन दोनों ही सीरीज के लिए किया गया है, यानी पहले वो आयरलैंड जाएंगे और फिर वो इंग्लैंड जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प खबर अभी बाकी है और वो ये है कि BCCI ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी इस समय नाबालिग हैं क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम है। इसीलिए इस दौरे पर उनके माता पिता भी उनके साथ जाएंगे और माता पिता का पूरा खर्चा BCCI उठाएगा। BCCI आमतौर पर खिलाड़ियों के माता पिता को टीम के साथ दौरे पर जाने की अनुमति नहीं देता। कई बार जब सीरीज बहुत लंबी होती है तो खिलाड़ियों को कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी या पार्टनर्स को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 15 साल है और उनके बाद टीम में सबसे युवा खिलाड़ी 23 साल के नीतीश कुमार रेड्डी हैं। वहीं भारतीय टीम में उम्र में सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो हैं वरुण चक्रवर्ती, जिनकी उम्र है 34 साल। तो वैभव 15 साल के हैं
उनके बाद जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं नीतीश 23 साल के, और वरुण चक्रवर्ती की उम्र सबसे ज़्यादा है इस समय टीम में 34 साल। वैभव को छोड़कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की औसत उम्र लगभग 28 वर्ष है। यानी वैभव और टीम इंडिया में उनके साथियों की उम्र के बीच लगभग पूरी एक पीढ़ी का अंतर है। वैभव के साथ उनके माता पिता का जाना भारतीय क्रिकेट की बदलती सोच का संकेत है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि टीवी पर खतरनाक बैटिंग करते हुए दिखने वाला ये खिलाड़ी अभी सिर्फ 15 साल का बच्चा है। जब वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर होते हैं तो विरोधी टीम के बॉलर्स को टीम इंडिया की जर्सी और हेलमेट के पीछे एक बहुत खतरनाक बैट्समैन दिखाई देगा, जो बेरहमी से दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करता है और बॉल को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा देता है। आईपीएल में हमने ये सब कुछ होते हुए देखा, और आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर्स ने उनके खिलाफ जब बॉलिंग की तो उन्हें वैभव के हेलमेट के पीछे सिर्फ एक खतरनाक बल्लेबाज दिखाई देता है। लेकिन उस खतरनाक बल्लेबाज के पीछे 15 साल का एक मासूम बच्चा भी है, जिसे मैदान में कोच की जरूरत है और मैदान के बाहर अपने माता पिता के प्यार की, उनके दुलार की और देखभाल की जरूरत है। आज के दौर में एक खराब पारी सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखती, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, और पहले के मुकाबले आज के खिलाड़ियों पर कहीं ज्यादा दबाव है। और सोचिए, एक 15 साल का बच्चा इस इतने जबरदस्त दबाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला है। ऐसे में अगर भारतीय क्रिकेट ये मान रहा है कि वैभव को कोच के साथ साथ माता पिता की भी जरूरत है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। वैभव के साथ उनके माता पिता का जाना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा भावनात्मक सहारा है जिसकी जरूरत हर बच्चे को होती है। ये एक संदेश है कि प्रतिभा को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है, प्यार और देखभाल की भी जरूरत होती है। और शायद यही भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि 15 साल की उम्र में आप भारत के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी माँ के प्यार और पिता के सहारे की जरूरत तब भी पड़ती है। जिस उम्र में हमारे देश के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे अपने स्कूल की टीम में खेलने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी अब भारत की क्रिकेट टीम में खेलेंगे। और वैभव की सफलता में उनके पिता संजीव सूर्यवंशी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। का सिलेक्शन हुआ, बचपन से बहुत मेहनत किया और वो मेहनत का भी फल मिल रहा है और देश के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस अब यही इच्छा है कि देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जिताए, खूब रन बनाए। दुनिया में हर पिताजी माताजी अपने बच्चे के लिए लाइन कोई हो खूब मेहनत करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि बच्चा अपने अथी में शीर्ष पर जाए। हमारा भी यही इच्छा था, बच्चा बचपन से मेहनत किया है। दिल से धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे कि वो बच्चा पर विश्वास आज बीसीसीआई के सेलेक्टर जताया है, बस उस विश्वास पर वैभव को खरा उतरना है। इतना खुशी मुझे आज है और मुझे क्या पूरा देशवासी को खुशी है, और यह सब मेरा किसी बाबू का देन है। मेरा बाबू ने मेहनत किया, मेरा पोता निकल गया। धन्यवाद। तो देखिए, पूरा परिवार कितना खुश है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वैभव के साथ अब वैभव के माता पिता भी आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में उनके साथ जाएंगे। भारत के क्रिकेट फैंस और पूरी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अब वैभव सूर्यवंशी की पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छा लगा जितना भी थोड़ा बहुत मौका मिला आईपीएल में देखने का, इसको खेलते हुए बड़ा अच्छा लगा। अभी बहुत सफ़र लंबा है। हाँ, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसके हुनर इतना है कि बहुत कम बच्चे खेल पाते हैं इस लेवल की क्रिकेट का। जस्ट वांट टू से गुड लक टू हिम। अपने आप को संभाल के रखें तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो ये ज़िंदगी शुरू हुई है। I think we should let him be. He's just 15-year-old, and I don't think he'll bother too much about pressure. And that's what we get to see him in the IPL. And then obviously playing for India is different. तो वैभव अभी तक आईपीएल में खेल रहे थे, आप सब ने भी उन्हें आईपीएल में जोरदार बल्लेबाजी करते हुए देखा है। लेकिन भारत के लिए टेस्ट टीम में खेलना, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना कहीं ज़्यादा गंभीर और बड़ी चुनौती है। लेकिन साथ ही हम ये भी कहेंगे कि वैभव की उम्र को देखते हुए उन पर ज़्यादा दबाव
न डालते हुए देश के क्रिकेट फैंस को उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए अभी समय देना चाहिए। जैसा कि भारत के दो पूर्व कप्तानों ने यह कहा कि अभी तो उनकी शुरुआत है, अभी तो सिर्फ 15 साल की उनकी उम्र है, अभी तो उन्हें अपने आप को संभाल कर रखना है। और इतनी कम उम्र में जब वो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव में खेलेंगे तो ये दबाव सहने की आदत उन्हें धीरे धीरे आएगी। इसलिए अपनी उम्मीदों का इतना भार भी उनके ऊपर मत डालिएगा कि उनके कंधे झुकने लगें अभी से। दिलचस्प बात यह है कि जब 1989 में सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के दौरे पर गए थे पहली बार, तब वो भी नाबालिग थे। उनकी उम्र भी 16 वर्ष के आसपास थी और उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर तब उनके साथ गए थे। सचिन भी एक नाबालिग थे, सचिन भी एक बच्चे ही थे। और ऐसे में तब उनके बड़े भाई पाकिस्तान गए थे उनके साथ। तब सचिन तेंदुलकर की उम्र सिर्फ 16 वर्ष और उनके बड़े भाई की उम्र लगभग 26 साल थी। इसीलिए बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पर भी सचिन के भाई अजीत तेंदुलकर ने ही हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि सचिन उस समय बालिग नहीं हुए थे और वो बीसीसीआई के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। एक छोटा बच्चा था 16 साल का, तो भाई ने हस्ताक्षर किए और भाई ही इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर के साथ गया। और ये बात खुद सचिन ने अपनी बायोग्राफी में लिखी है, जिसका नाम है प्लेइंग इट माय वे। तो इस युवा खिलाड़ी के बाद अब बात करते हैं युवाओं के देश भारत की, जहां की युवा आबादी अब खतरे में है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग 38 करोड़ जेन जी भारत में है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगले कुछ दशकों में भारत बुजुर्गों का देश बनकर रह जाएगा, क्योंकि हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है और यह भारत के इतिहास में अब तक सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार अब इस समय सबसे कम हो गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर अब 1.9 पर आ गई है। ये हमारी जनसंख्या के रिप्लेसमेंट लेवल जो कि 2.1 है, 2.1, उससे काफी कम है। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है कि हर महिला औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देती है, ताकि जितने लोग आज हमारे पास हैं अगली पीढ़ी में भी लगभग उतने ही नए लोग बने रहेंगे। जितने लोग आज हमारे पास हैं, जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उतने ही लोग आगे चलकर जन्म भी लेंगे। और इसीलिए हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से अगर ज्यादा रहती है तो हमारी आबादी बढ़ती है। अगर ये 2.1 के बराबर रहती है तो किसी भी देश की जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। लेकिन अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी कम हो जाए, जो कि हमारे देश में अब हो गया है, तो आने वाले समय में जितने लोग वृद्ध होते चले जाएंगे या जितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उनकी जगह लेने के लिए उतनी ही संख्या में बच्चे पैदा नहीं होंगे। यानी लोग पहले वृद्ध होंगे बड़ी संख्या में, फिर उनकी मृत्यु होगी, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए उतने ही बच्चों का जन्म नहीं हो रहा और इससे आबादी बढ़ने की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाती है और कुछ दशकों के बाद जनसंख्या घटने लगती है। तो देखिए, एक ज़माना था हमारे देश में जब हम अपनी बढ़ती जनसंख्या से परेशान थे। उस समय 70 के दशक में, 80 के दशक में भारत की सरकार कितनी ज़्यादा योजनाएं लेकर आती थी और लोगों से कहती थी कि कम बच्चे पैदा करो, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। आज पूरे विश्व में हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर हैं, लेकिन अब उस जनसंख्या पर एक तरीके से आप समझिए कि एक फुल स्टॉप लग रहा है और अब कुछ समय के बाद हमारी जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस समय टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे देश में हमारी राजधानी दिल्ली में सबसे कम है और दिल्ली का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये फिनलैंड और अमेरिका जैसे देशों से भी कम है, जबकि बिहार में इस समय सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत नीचे है, बहुत कम है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट काफी बेहतर है। हर राज्य में कितना है आप देखते रहिए। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड यहां ठीक है,
लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पंजाब जैसे राज्यों में फर्टिलिटी रेट बहुत कम आ गया है। इस समय हमारे देश के गांवों में टोटल फर्टिलिटी रेट शहरों के मुकाबले बेहतर है। शहरों में जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहां 15 साल पहले ही हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट घटने लगा था। शहरों में वर्ष 2010 में ही टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9 हो गया था। इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट हो रही है। भारत में पिछले 5 दशकों में टोटल फर्टिलिटी रेट में बहुत तेजी से गिरावट आई है और उसका कारण यह है कि वर्ष 1971 में भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 5.2 थी। सोचिए 5.2। इसका मतलब है कि औसतन एक महिला 5 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही थी। यह आप देखिए 1971 का मैं आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं। फिर 1981 में यह घटकर हो गया 4.5, यानी औसतन हमारे देश की एक महिला 4.5 बच्चों को जन्म दे रही है। और फिर 1991 में यह और घटकर रह गया 3.6। भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट घटने के कई कारण हैं। आज बच्चों की परवरिश करना पहले की तुलना में काफी खर्चीला हो चुका है, इतना आसान नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी खर्च पिछले कुछ दशकों में कई गुना बढ़ चुके हैं। इसी वजह से अब लोग बड़े परिवार की बजाय छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही अब बड़ी संख्या में लोग पढ़ लिख गए हैं, एजुकेटेड हैं, और जैसे जैसे आप पढ़ने लिखने लगते हैं आपकी सोच भी बदलने लगती है। तो जैसे जैसे भारत में लोग शिक्षित हो रहे हैं अब वो छोटा परिवार रखना चाहते हैं, बड़ा परिवार नहीं रखना चाहते। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हम एक कृषि प्रधान देश हुआ करते थे। उस समय एक परिवार में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती थी खेती बाड़ी करने के लिए, उस प्रकार के काम करने के लिए एक परिवार में आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते थे। अब वो सब बदल गया है। अब आप भारत का पॉपुलेशन पिरामिड चार्ट देखिए। इससे पता चलता है कि भारत में 0 से लेकर 9 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या कम है और भारत में बच्चों का जन्म अब पहले के मुकाबले कम हो रहा है। ऐसे में टोटल फर्टिलिटी रेट का घटना हमारे लिए चिंता की बात है। हमारे देश में 15 से 29 साल के बीच के युवाओं की संख्या इस समय सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 30 से 34 वर्ष की उम्र के लोगों की संख्या भी हमारे देश में काफी ज्यादा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस समय भारत की 66% आबादी, 66% आबादी 15 साल से लेकर 59 साल के बीच की है। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन यही युवा आबादी हमेशा युवा नहीं रहेगी। आज जो व्यक्ति 25 साल का है, आज से 25 साल के बाद वो 50 साल का हो जाएगा। आज जो व्यक्ति 40 साल का है, वो आज से 20 साल के बाद 60 वर्ष का हो जाएगा, जो हमारे देश में रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। आज बड़ा सवाल यही है कि बुजुर्ग आबादी की जगह लेने के लिए हमारे देश में युवा होंगे या नहीं। हमारी आबादी जब वृद्ध हो जाएगी, बुजुर्ग हो जाएगी, उसके बाद उनकी मृत्यु शुरू हो जाएगी, उनकी जगह लेने के लिए क्या हमारे पास युवा होंगे या नहीं। युवाओं की बड़ी आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। यानी ऐसी जनसंख्या जिसमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या कम होती है और देश के पास विकास का एक बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि आपके पास वृद्ध लोग कम हैं, बच्चे भी कम हैं, लेकिन युवा आपके पास बहुत ज्यादा हैं और देश में सारा काम युवा करते हैं। इतिहास में कुछ अवसर बार बार नहीं आते और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अवसर हमारे पास आया, ये भी एक वैसा ही अवसर है। लेकिन जिस तरीके से टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे देश में तेजी से कम हो रही है, ये चिंता में डालने वाली बात है। क्यों, वो भी आपको बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि भारत के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट का घटना एक प्रकार से एजिंग बिफोर रिच होना है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे एजिंग बिफोर रिच, यानी अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाना। आप भी अपने निजी जीवन में सोचते होंगे कि इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर लेना चाहते हैं। आप अपने जीवन में पैसा कमा लेना चाहते हैं। सबकी इच्छा है कि इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाएं, उससे पहले आप अमीर बन जाएं। देशों के साथ भी ऐसा ही होता है। आज से कुछ दशक पहले तक फिनलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, इन देशों की स्थिति भी ऐसी ही थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ये सारे वो देश हैं जहां पर इसी प्रकार की स्थिति है कि वहां पर काम करने के लिए लोग अब कम हो रहे हैं।
तो इनकी स्थिति भी एक टाइम में भारत के जैसी थी और वहां पर भी पहले युवा आबादी अच्छी थी और धीरे धीरे युवा कम होने लगे और फिर वृद्ध लोग बढ़ने लगे। लेकिन अब इन देशों की एक बड़ी आबादी बुजुर्ग हो चुकी है। ये सभी देश हमसे इसलिए अलग हैं क्योंकि ये बूढ़े होने से पहले ही विकसित देश बन चुके थे। ये सारे देश वो हैं जो पहले ही अमीर बन चुके हैं। अगर इन देशों को अगर आप देखेंगे तो ये अमीर भी हैं और विकसित भी हैं। लेकिन इस समय भारत के कुछ राज्यों का टोटल फर्टिलिटी रेट फिनलैंड, नॉर्वे और अमेरिका जैसे देशों से भी कम हो चुका है। भारत के राज्यों और दुनिया के कुछ विकसित देशों के साथ टोटल फर्टिलिटी रेट की तुलना आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें से देखिए, चीन भी एक बड़ा देश है। चीन ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई। आज वही चीन अब अपने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहा है। एक समय था जब चीन में यह कानून बना दिया गया था कि कोई भी परिवार कोई भी एक बच्चे से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन अब चीन की भी ज्यादातर आबादी बुजुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है। अब उन्हें लोग चाहिए। अब वो वहां के लोग कह रहे हैं अपने जनता से कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसी प्रकार से आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, विकसित देश, अमीर देश, जापान जैसे देश, जो अपनी आबादी से ये कहते हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए और जब आप बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको और इंसेंटिव देंगे। उस बच्चे को कैसे पालना पोसना है उसमें हम आपको मदद करेंगे, आपको और एक्स्ट्रा पैसा देंगे। फिर भी लोग अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे। भारत आज भी एक विकासशील देश है, हम विकसित देश नहीं बने हैं और हमने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। लेकिन भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट घटने से युवाओं की आबादी अब कम होने लगेगी और बुजुर्गों का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो बढ़ने लगेगा। इससे भारत को नुकसान ही होगा। हमारे देश में काम करने वाली आबादी अब कम होने लगेगी। अब अगर काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे तो देश में उत्पादन घटेगा, लेकिन खर्च बढ़ता रहेगा क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं तो वो वेतन ज़्यादा मांगेंगे, क्योंकि जब लोग कम होंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा पैसा मांगने लगेंगे वेतन के रूप में। कम लोग नौकरी करेंगे तो खपत भी फिर घटने लगेगी और बाजार में जो मांग है वो भी कम होने लगेगी। टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाएगा और कुल मिलाकर इसका असर देश के विकास पर पड़ेगा, जैसा कि आज कई विकसित देशों में हो भी रहा है। वहां जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर या बेहद कम हो गया है। अगर किसी देश की आबादी बूढ़ी होने लगे तो सरकार का खर्च भी पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उन पर बढ़ जाता है। इसलिए ये अभी तक आपका ध्यान इस पर गया नहीं होगा, लेकिन ये हमारे लिए एक चिंता की बात है। इसलिए समय हमारा भी निकलता जा रहा है और हमारे देश के युवाओं को अब काम करने की जो अपनी क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी, जो अपनी गति है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इससे पहले कि हमारी आबादी बूढ़ी होने लगे, हमें एक विकसित देश बन जाना चाहिए। अब एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है। सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं। भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते हैं। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं,
पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। विकसित भारत का विकसित भारत। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते होंगे कि आपके पिता या आपके दादा आपके लिए पुश्तैनी संपत्ति छोड़कर नहीं गए। लेकिन कैसे करोड़ों रुपए की पुश्तैनी संपत्ति, पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसी की जान ले सकती है, अब ये खबर देखिए। 3 जून को पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम है देबोस्मिता पॉल, उनकी हत्या कर दी गई। इनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और इस प्रोफेसर को पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के बाद अपने नाना से पश्चिम बंगाल के बर्धमान में करोड़ों रुपए का एक घर मिला था। लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की कि करोड़ों रुपए का यही घर एक दिन उनकी मौत की वजह बन जाएगा। बर्धमान के इस घर में 42 वर्ष का राम प्रसाद दास अपनी 36 साल की पत्नी और 13 साल के बेटे के साथ किराए पर रहता था। यह प्रोफेसर लगातार अपने किराएदार से घर खाली करने के लिए कह रही थी। कुछ दिन पहले ही घर खाली करने को लेकर उन्होंने अपने किराएदार को आखिरी चेतावनी दी। इसके बाद किराएदार राम प्रसाद दास ने इस प्रोफेसर की हत्या करने की साजिश रची। वो पश्चिम बंगाल के बर्धमान से अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ ट्रेन में बैठकर दिल्ली आया और यहां आकर एक गेस्ट हाउस में रुका। गेस्ट हाउस में रहने के लिए उसने 2 फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। 3 जून को यह आरोपी अपनी पत्नी और बेटे के साथ प्रोफेसर के फ्लैट पर गया। इस प्रोफेसर ने जब दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर आने दिया, क्योंकि ये प्रोफेसर उन्हें पहले से जानती थी। ये उनके मकान में किराए पर रहते थे और इसीलिए प्रोफेसर ने इस आरोपी को, क्योंकि वो परिवार के साथ गया था, आसानी से अपने घर में अंदर बुला लिया। और ये जो व्यक्ति था, ये इसीलिए परिवार के साथ गया, ये अपनी पत्नी को लेकर गया, अपने 13 साल के बच्चे को, बेटे को लेकर गया, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को शक ना हो और लोगों को लगे कि एक परिवार मिलने के लिए आया है। इसके बाद इस पति पत्नी ने मिलकर इस प्रोफेसर के घर में ही पहले उसकी हत्या की और इस दौरान उनका 13 साल का ये नाबालिग बेटा भी उसी फ्लैट में, उसी घर में उनके साथ था। सोचिए आप, कल्पना कीजिए, 13 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ इस पूरी हत्या को शायद देख रहा होगा और माता पिता ने अपने 13 साल के बच्चे को इस्तेमाल किया एक प्रॉप की तरह। हत्या करने के बाद ये पति पत्नी ने पहले अपने कपड़े बदले, अपना चेहरा ढका और उसके बाद घर से चुपचाप निकल गए। और इसके बाद ये तीनों ही लोग फिर से दिल्ली से ट्रेन में बैठे और पश्चिम बंगाल के बर्धमान पहुंच गए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने गेस्ट हाउस में इस्तेमाल किए गए फर्जी आधार कार्ड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पति और पत्नी को बर्धमान से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 13 साल के बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उस पूरे मामले को सुलझाया। हमारी टीम ने 24 घंटे तक इस स्कूटी की सर्च करी और एक घर में स्कूटी मिल गई है और बंगाल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई और इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो वीडियो में आ रही थी, लेडी की फोटो काफ़ी क्लियर थी एक जगह, उसके आधार पर पहचान करके इन्होंने अपने क्राइम को बाद में कन्फेस कर लिया। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और मेन जो कंटेंशन था वो प्रॉपर्टी था जिसमें ये पकड़े गए हैं। इस प्रॉपर्टी को ये चाह रहे थे कि जो डिजीज है वो या तो इनको बेच दें या कम से कम इनको किराए पे रहने दें। तो डिजीज चाह रही थी कि ये निकल जाएं और अभी जून में फाइनल सेटलमेंट होने वाला था, तो इसलिए इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। तो देखिए, जो आपने सुना, ये किराएदार थे। प्रोफेसर ये चाहती थी कि ये उनके पुश्तैनी मकान को खाली कर दें। ये चाहते थे कि वो प्रोफेसर इस मकान को इन्हें बेच दें। उन्होंने ऑफर किया कि आप ये बेच दीजिए और या फिर हमें इसी में किराए पर रहने दीजिए।
लेकिन प्रोफेसर ने दोनों ही प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, पति पत्नी जो थे, इन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए अपने 13 साल के नाबालिग बेटे को भी इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चा उनके साथ जाएगा तो किसी को उन पर शक नहीं होगा। जब जाएंगे, वो घर में घुसेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि एक अच्छा खासा परिवार आया है, बच्चा भी साथ में है, तो कोई शक नहीं करेगा और फिर वो बहुत आसानी से ये हत्या करने के बाद बच जाएंगे। कोई रोक टोक नहीं होगी। ट्रेन में भी जाएंगे तो लोग देखेंगे कि परिवार जा रहा है, बच्चा साथ में है, किसी को शक नहीं होगा। यही सोच इस खौफनाक अपराध की सबसे चौंकाने वाली बात है। कोई भी माता पिता, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, अपने बच्चे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में इस माता पिता ने खुद ही हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपने आप को बचाने के लिए अपने 13 साल के बच्चे का इस्तेमाल कर लिया। सोचिए जरा, 13 साल के इस नाबालिग बच्चे के दिमाग पर इस घटना का कितना बुरा असर पड़ा होगा। यह लालच की कहानी है, क्योंकि संपत्ति के लालच में इस 42 साल की महिला प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। यह विश्वास को तोड़ने की कहानी है, विश्वासघात की कहानी है, क्योंकि महिला प्रोफेसर ने विश्वास करके बच्चे को देखकर, पत्नी को देखकर इस पूरे परिवार को अपने फ्लैट में आने दिया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ये लोग उनकी हत्या करने के लिए आए हैं। और ये कहानी ये भी सिखाती है कि किसी पर आंख बंद करके कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर, जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. Good girl. आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब आखिर में आपको डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है इस समय 6.8 मिलियन, यानी 68 लाख व्यूज हमारे आज के इस एपिसोड के हैं। और ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग के जरिए आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज को दर्शाता है, और वो है 6.8 मिलियन। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, लेकिन एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। नमस्कार।